नमस्कार आप सभी को। एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ जो कि है एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से। मैं ये कहूँगी कि कम्युनिटी का हार्ट है ये टॉपिक, और यहाँ थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पर्सपेक्टिव से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस जो पढ़ रहे हैं बच्चे कॉलेज में जीएनएम बीएससी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक क्लास में नहीं होगा, 2-3 लेक्चर्स में ये टॉपिक मैं पूरा करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसके नोट्स लिंक कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी ताकि आप नोट्स का यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो कि है एपिडेमियोलॉजी और उसका ट्रायड जो आज का टॉपिक है उसकी। जो एपिडेमियोलॉजी है वैसे तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं, लेकिन जो सबसे मेन डेफिनेशन रही वो जॉन एम लास्ट की रही, जिसने बोला कि एपिडेमियोलॉजी स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। इसको देख के क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन देख के कि कहाँ कहाँ डिजीज़ फैली हुई है, कौन से पर्सन टाइम पे है, किस प्लेस पे फैली हुई है, कौन कौन से पर्सन्स अफेक्टेड हैं, उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि और बाकी लोगों में उसके रिस्क फैक्टर्स को जाना जा सके और बाकी लोगों में इसको होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो एपिडेमियोलॉजी बेसिकली प्रिवेंटिव साइंस है या प्रिवेंटिव स्टडी है, जो डिजीज़ की डेप्थ को जान के एपिडेमियोलॉजिस्ट उसको हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यही इस डेफिनेशन में बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ को होने में प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं डिजीज़ को, ठीक है, वो सारे डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। तो ये था एपिडेमियोलॉजी के बारे में। वो जो जॉन एम लास्ट ने डेफिनेशन दी वो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की, ठीक है। शुरुआत करते हैं अब यही कि डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोगों में वो फैल रही है, किस हिसाब से वो फैल रही है, और ये हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिजीज़ का, कौन कौन से टाइम पे हो रही है, कौन किस प्लेस पे हो रही है, कौन पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं। देन हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं कि अंडरलाइंग कोज और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डिजीज़ के जो कि इसको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट एपिडेमियोलॉजी के हैं। देन डिफरेंस पूछते हैं कि क्लिनिकल मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस है वो इसके बारे में क्या है कि एपिडेमियोलॉजी किस पे बेसिक फोकस कर रही है, प्रिवेंशन पे, और क्लिनिकल मेडिसिन किस पे फोकस कर रही है, क्योर पे। क्लिनिकल मेडिसिन एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट है और एपिडेमियोलॉजी एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल मेडिसिन में किसी पेशेंट या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे स्टडी करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में हम पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, चाहे उनमें डिजीज़ हो या हेल्दी पॉपुलेशन हो, दोनों को स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ऐसे फैक्टर रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में हुआ दूसरे में नहीं हुआ। तो ये हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये डिजीज़ से कंसर्न होती है, ये क्या पॉपुलेशन से कंसर्न होती है। क्लिनिशियन डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस बताते हैं किसी भी डिजीज़ का, जबकि एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या बताता है, उसका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहा होगा, कैसे वो स्प्रेड हुई है, क्या ट्रांसमिशन है, क्या ट्रेंड है डिजीज़ का। तो ये सारा एपिडेमियोलॉजी में आता है। पेशेंट क्लिनिशियन के पास जाता है, जबकि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो कम्युनिटी में जाके स्टडी करता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है रेट। रेट मतलब किस दर से वो डिजीज़, हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं अभी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली 3 चीज़ों से डिटरमाइन करते हैं, क्या दर है उसकी, रेट क्या है, क्या उसकी रेशियो है दूसरी चीज़ों के मुकाबले, और क्या उसका प्रोपोर्शन है। तो रेट की बात करें तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि स्पूटम पॉजिटिव केसेस डिवाइडेड बाय 1000 पॉपुलेशन। जैसे कि अगर हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है उदाहरण के तौर पे, और 50 लोग स्पूटम पॉजिटिव आए हैं, तो उसकी रेट क्या होगी, 1/20, मतलब 20 केसेस में 20 पेशेंट्स, नॉर्मल पॉपुलेशन में 20 लोगों में एक पेशेंट आ रहा है जिसको स्पूटम पॉजिटिव है, तो वो हो गई उसकी रेट। रेशो हो जाती है 2 चीज़, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो उसमें 25 लोग पॉजिटिव हैं फॉर एग्जांपल और 75 नेगेटिव हैं, तो वो रेशो हो गई उसकी 1:3, ठीक है। जैसे
जो मैं बोल रही हूँ कि अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 25 पॉजिटिव हैं और 75 नेगेटिव हैं, तो ये रेशो देखिए, पॉजिटिव रेशो नेगेटिव, तो 25:75 यानी 1:3 में ये अनुपात में है। अगर 3 नेगेटिव है तो 1 उनमें पॉजिटिव है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर पूरा हम ले रहे हैं तो उसका कितना भाग जो है अफेक्टेड है, ये वाला पार्ट जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी हम 3 चीज़ों से देखते हैं, रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमें 3 चीज़ का बताता है, जैसे टाइम क्या था कि कब ये डिजीज़ हुई, प्लेस कहाँ पे ये डिजीज़ हुई, और पर्सन कि कौन सी एज में ये डिजीज़ हुई। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे डायरिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डायरिया ड्यू टू रोटावायरस फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ पे हुआ, टाइम कौन से टाइम पे हुआ, ये जनरली रेनी सीजन में, इस सीजन में कॉमन होता है, तो वो क्या बता रहा है, टाइम वाला फैक्टर बता रहा है। देन प्लेस जनरली स्लम पॉपुलेशन में, या फिर माल नरिश्ड बच्चे जो जहाँ पे होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस जहाँ पे होती हैं, ये सारी चीज़ें में ज़्यादा केसेस आते हैं डायरिया के। तो ये क्या बता रहा है, जो ये सारी चीज़ें, ये प्लेस बता रहा है। देन किस में ज़्यादा होता है, टोडलर्स में ज़्यादा होता है या फिर प्री स्कूल में ज़्यादा होता है, तो ये क्या बता रहा है, कौन सी एज अफेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज जो है वो टाइम, प्लेस, पर्सन की फॉर्म में होता है। ठीक है, डायरिया के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे हो रहा है और कौन पर्सन। इससे क्या होगा, उस डिजीज का पता लग जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उस पॉपुलेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं डिजीज का। देन डिटर्मिनेंट्स क्या है कि कौन सी, वही डायरिया की बात करें तो इस डायरिया में कौन डिटर्मिनेंट हो गया, एज हो गई डिटर्मिनेंट कि बच्चे हैं। ठीक है, और उनका फिजियोलॉजी कैसी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो हो गया, उसकी इम्यूनिटी कैसी है बच्चों की, वो हो गया, प्लस यहाँ पे और क्या बताया मैंने, जैसे हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं, वो भी एक डिटर्मिनेंट हो गया डिजीज का कि वो होएगी या नहीं होएगी। ठीक है, होएगी तो कितनी मात्रा में होएगी। तो इस तरीके से ये सारे होस्ट फैक्टर्स यानी कि डिटर्मिनेंट हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन रिस्क पे होंगे। ठीक है, किनमें ये डिजीज ज़्यादा पनपेगी, तो वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज, जो उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसने बढ़ावा दिया, अनहाइजीनिक कंडीशन ने बढ़ावा दिया, एज ने बढ़ावा दिया, और वेदर बोल सकते हैं, वेदर ने भी बढ़ावा दिया। तो ये हो गए सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं पहले भी मैं डिटेल में एक क्लास ले चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं वो क्लास। यहाँ पे मैं ब्रीफिंग में आपको बताऊंगी। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर रेनी सीजन है और 100 लोगों की पॉपुलेशन है उदाहरण के तौर पे, और एक्सपेक्टेड था कि 25 लोगों को क्या होगा, इस बार मलेरिया होगा, तो अगर वो 25 की जगह 50 हो गए, एकदम से डिजीज अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं मीजल्स का। जनरली WHO बोलता है मीजल्स होना ही नहीं चाहिए, अगर कम्युनिटी में एक केस भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आउटब्रेक, एपिडेमिक कहलाएगा। मतलब 0 एक्सपेक्टेड है लेकिन एक का भी आना क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। तो वही जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो वो एपिडेमिक होता है। एंडेमिक का मतलब है किसी पॉपुलेशन में डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। जैसे स्लम की बात करें तो वहाँ बच्चों में क्या प्रेजेंट होगा, माल न्यूट्रिशन। वो थोड़े थोड़े केसेस वहाँ पे माल न्यूट्रिशन के होंगे, लेकिन एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिजीज़ की एपिडेमिक हो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़े थोड़े लगातार ही प्रेजेंट है कम्युनिटी में तो वो क्या कहलाएगा, एंडेमिक कहलाएगा। देन स्पोरेडिक होता है स्कैटर्ड केसेस, ठीक है, बिखरे चुखरे केसेस इधर उधर जो है वो प्रेजेंट है, वो होगा स्पोरेडिक। देन पेंडेमिक एक ऐसा वर्ड है जो कोविड-19 के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। तो पेंडेमिक का मतलब है कि जो लार्ज पॉपुलेशन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट करेगी, वो डिजीज होगी कौन सी, पेंडेमिक डिजीज होगी। देन एक्सोटिक डिजीज वो जो हमारी कंट्री की नहीं है, आउटसाइड से आई हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे
इबोला वाले, ठीक है, इबोला एक जो साउथ अफ्रीका से आई थी, हमारी डिजीज नहीं थी, वो हो गई एक्सोटिक डिजीज। जूनोसिस होता है इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है, जैसे मोस्ट कॉमन रेबीज जो कि बहुत सारे एनिमल्स की सलाइवा में प्रेजेंट होता है, बाइट करने पे क्या है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरीके से रेबीज हो गया एक जूनोसिस में। देन होता है कैरियर। कैरियर होता है, दो तरीके की चीज होती है, एक होते हैं केस जिनमें डिजीज के सिम्टम्स होंगे, ठीक है, दूसरे होते हैं कैरियर्स, कैरियर में जिनमें डिजीज एजेंट होगा बट नो सिम्टम्स, ठीक है, तो ये होंगे कैरियर्स। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। टाइफॉइड जो बीमारी है उसका नाम आया एक लेडी से जो कि टाइफॉइड मैरी थी, वो एक कुक थी, उसमें ये बैक्टीरिया जो टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट था उसके अंदर, लेकिन वो एक कैरियर थी, वो दूसरों को स्प्रेड कर रही थी, उसको खुद को डिजीज नहीं थी, ठीक है, वो कैरी कर रही थी, उसको खुद को डिजीज नहीं थी, इसलिए पता भी नहीं लगा। और वो लगातार खाना बना रही थी, तो उसने अपनी अनहाइजीनिक कंडीशन जो कि मेंटेन कर रही होगी, जिसके चलते उसने लगभग 300 लोगों को टाइफॉइड किया, जिसके नाम से ही ये टाइफॉइड शब्द आया। तो वो हो गई कैरियर। और केस, जिन जिन को बीमारी हो गई और उन्होंने सिम्टम्स दिखा दिए, वो बन गए केस, ठीक है, तो ये है केस और कैरियर। देन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, मोस्टली एयरबोर्न डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ये कम्युनिकेबल के एग्जांपल हैं। देन सर्वेलेंस क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हम किसी चीज को स्क्रूटिनी कर रहे हैं, ठीक है, डिजीज सर्वेलेंस कर रहे हैं, डिजीज की डेप्थ में जाने के लिए, ताकि उसके उपचार प्लस उससे प्रिवेंशन वाले चीज में जाया जा सके। देन इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज जड़ से खत्म हो गई है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इरेडिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स, जो कि वर्ल्ड में से ही इरेडिकेट हो चुकी है, तो ये है कि जड़ से खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज थी जो एपिडेमियोलॉजी में यूज होती हैं। अगर कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट कम्युनिटी में जाता है तो वो दो तरीके के अप्रोच यूज करता है, आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कंपैरिजंस। आस्किंग क्वेश्चंस में कि क्यों डिजीज हुई, क्या डिजीज हुई, कितने मैग्नीट्यूड में हुई, कहाँ कहाँ हुई, ठीक है, कौन कौन उससे अफेक्ट हुआ। पता है ये एक डिजीज के बारे में सारे डब्लू, ठीक है, वो पूछ लेता, वाई, वेयर, व्हाट, ये सब कुछ पूछ के उस डिजीज के बारे में जो है एक्सपेंडेड नॉलेज गेन करना, ठीक है, दिस इज आस्किंग क्वेश्चंस। देन मेकिंग कंपैरिजंस, दो ग्रुप के बीच में कंपेयर करना, जो कि सिमिलर तो होंगे ग्रुप ऑलमोस्ट, ठीक है, वो हर फैक्टर में सिमिलर होंगे, दोनों में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक में डिजीज हो जाएगी दूसरे में नहीं होगी, तो ये देखने के लिए कि उसमें क्यों हुई और उसमें क्यों नहीं हुई, तो कंपैरिजन करने से ही पता लगेगा। तो इस तरीके से दो अप्रोच यूज करता है, आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है वो तीन चीज़ों पे फोकस करती है। क्या फ्रीक्वेंसी रही, फ्रीक्वेंसी हम तीन चीज़ों में देखते हैं, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। देन उसके बाद क्या बताया कि क्या डिफरेंस होता है, डिटर्मिनेंट्स कौन है, टाइम, प्लेस, पर्सन की फॉर्म में, वो भी विद एग्जांपल मैंने बताया। देन तीसरा चीज़ की क्या है उसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या उसके फैक्टर हैं जो डिजीज को बढ़ावा देने में हेल्प कर रहे हैं। तो और डिफरेंस क्या है क्लिनिकल मेडिसिन में और एपिडेमियोलॉजी में, और क्या अप्रोच है उन दोनों की, और कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो ये एक मोटा मोटा था एपिडेमियोलॉजी के बारे में, एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए। अब हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ट्रायड का क्या मतलब होता है कि एक ट्राइंगल है, किसी भी डिजीज को होने के लिए इन तीन चीज़ों का होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ों के बीच में ब्रेक हुआ तो डिजीज नहीं होगी। इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है, इन तीनों का बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी कोई डिजीज होगी। और ये तीन चीज़ें क्या हैं, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट कौन है, जो डिजीज कोज कर रहा है, ठीक है। होस्ट कौन है, जिसको डिजीज हो रही है, ठीक है। और इन्वायरमेंट मतलब उस डिजीज को कॉज करने के लिए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। वो इन्वायरमेंट भी हम आगे देखेंगे कैसे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देखती हूँ, एजेंट हो गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल HIV वायरस।
अब वो HIV वायरस का होस्ट कौन होगा? होस्ट मेनली अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन वाला जो प्रोफेशन है वो लोग मेनली होस्ट रहेंगे, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो होंगे वो होस्ट रहेंगे। और एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा फिजिकल कांटेक्ट, या फिर दूसरी चीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है किसी कंटेमिनेटेड पर्सन से, तो वो सारा क्या हो गया? एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो गया उसको, किसको? HIV वायरस को, ताकि वो होस्ट की बॉडी में क्या कर सके? एंट्री कर सके। तो ये तीनों चीजों के होने से ही कोई डिजीज होगी। ये देखिए, एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। होस्ट हो सकता है एज, सेक्स, जेनेटिक, प्रोफेशन, एनवायरनमेंट, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कुछ भी हो सकता है। वही एग्जांपल देख लीजिए, जैसे HIV एक बायोलॉजिकल एजेंट था, कौन से प्रोफेशन में? प्रोस्टिट्यूशन वाले प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा हुआ। क्या एनवायरनमेंट मिला उसको? कौन सा एनवायरनमेंट मिला? सोशल एनवायरनमेंट मिला, कि इस तरीके की सोसाइटी में वो बंदा रह रहा होगा कि वो वहाँ पे जाना पसंद कर रहा होगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पसंद कर रहा होगा, तो वो एक एनवायरनमेंट मिल गया उसको। प्लस कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा, या फिर कोई बीमारी रही होगी जिसके चलते उसमें हो गया होगा, जो दूसरा तरीके से हो सकता है। तो ये क्या है? एक एनवायरनमेंट उसको मिल गया। ठीक है, ये देखिए, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि मैन, एनिमल, इंसेक्ट, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। इनकी एंट्री बॉडी में होने से क्या होगा? ये कुछ ना कुछ डिजीज अपनी कॉज करेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। जैसे नॉर्मल वायरल फीवर की बात कर ली, ठीक है, वायरल फीवर के लिए एजेंट कौन होगा? वायरस होगा। तो वो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है जो हमारी बॉडी में गया है और क्या कर दिया? डिजीज कॉज कर दी है। डिजीज कैसे कॉज कर दी? होस्ट कौन हो गया? जिसकी इम्यूनिटी लो हो गई है ना, वो होस्ट हो गए, उनकी बॉडी में गया। एनवायरनमेंट क्या हो गया? जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, तो वो उस तरीके से उसको एक एनवायरनमेंट में मिल गया। तो इन तीनों चीज़ों का समीकरण होने से क्या हो गई? डिजीज कॉज हो गई। देन न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट्स वैसे तो अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी होना या एक्सेस होना दोनों ही खतरनाक हैं। तो इसी तरीके से वो एजेंट बीमारी वाले कब बन जाते हैं? जब वो या तो कम या ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन, B1 से बेरी, C से स्कर्वी, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये क्या बन जाते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट तब बन जाते हैं, और इनको न्यूट्रिएंट एजेंट कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के, जब ये अपने निर्धारित रेंज से ज़्यादा या कम होंगे। ये देखिए, जैसे थायराइड क्या? आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो गया। क्वाशियरक और मरासमस प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। और आयरन की कमी से क्या हो गया? अनीमिया हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है? आयरन की कमी से क्या हो गया? अनीमिया हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट एजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं? बीमार कर रहे हैं। देन केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। वर्ड से ही है, एंडो मतलब इनसाइड होगा और एक्सो मतलब आउटसाइड होगा। जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर ही केमिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो केमिकल क्या हो गया? केमिकल जो है या तो ज़्यादा हो गए, या उन्होंने क्या कर दिया? अपनी रेंज से ज़्यादा निकल गए हैं, अपनी जो नॉर्मल रेंज है उसको डेविएट कर गए हैं। तो ये सारे एंडोजीनस एजेंट हमारे शरीर में बीमारी कर सकते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर ही, अगर वो एक्सेस हो गया तो गाउट कर देगा। बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया तो जॉन्डिस कर देगा। कैल्शियम ज़्यादा हो गया है तो क्या कर देगा? किडनी स्टोन्स कर देगा। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे एंडोजीनस एजेंट्स। नेक्स्ट है एक्सोजीनस एजेंट्स, जो बाहर से हमें मिल रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, एलर्जेंस हो गए, डस्ट हो गया, ये सारे हमारे एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स होते हैं। देन मैकेनिकल एजेंट्स, जैसे जो फ्रिक्शन से होते हैं, चोट लग गई है, ठीक है, कहीं से गिर गए हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ये सारे किस में आते हैं? मैकेनिकल एजेंट में आते हैं। देन फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में जैसे कि हीट हो गया, हीट से क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक। कोल्ड से क्या हो सकता है? फ्रोस्ट बाइट। ये सारी चीज़ें। रेडिएशन से क्या हो सकता है? कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से क्या है?
ये फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि बीमारी कॉज कर सकते हैं। और सोशल एजेंट्स जैसे इलिटरेसी से क्या हो सकता है, वो स्मोकिंग एडिक्शन वाली स्टेज में जा सकता है। प्रोस्टिट्यूशन हो गया जो कि क्या क्या कर सकता है, एक सोशल बीमारी ही है, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, सोशल एजेंट्स में। पावर्टी है, पावर्टी से क्या है, जो पावर्टी में होने वाली बीमारी है, माल न्यूट्रिशन, इस तरीके की बीमारी जो है वो फिजिकल सोशल एजेंट्स कहलाएंगी। तो एजेंट का मतलब जो भी चीज़ हमारे शरीर में जाके बीमारी करने के क्षमता रखती है, वो सारे क्या हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे। देन होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कुछ डिजीज पर्टिकुलर एज में कॉमन होती हैं, जैसे अगर टोडलर्स की बात करें तो टोडलर्स में या बच्चों में क्या निमोनिया कॉमन होगा, है ना। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से एज स्पेसिफिक के कौन होस्ट हैं, होस्ट मतलब कोई, वैसे भी होस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई किसी को इनवाइट कर रहा है ना। तो यहाँ भी होस्ट का क्या मतलब है कि हम डिजीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि डिजीज़ को बहुत अच्छे लगते हैं और वो डिजीज़ हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहता है वो एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं जो कि पर्टिकुलर आदमी का जेनेटिक मेकअप उस तरीके का होगा, वो उन्हीं में एंट्री करेंगी और वो होती हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सोशियो इकोनॉमिक की क्या ऑक्यूपेशन है, जैसे कुछ डिजीज ऑक्यूपेशनल वाली डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जैसे सिलिकोसिस वगैरह, वो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ में पढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से होने वाली डिजीज, तो उसके होस्ट फैक्टर कौन हो गए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देन स्ट्रेस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। देन लाइफस्टाइल कि कैसा लाइफस्टाइल है, हमें एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नो फिजिकल एक्टिविटी, तो हम किन डिजीजेस के लिए होस्ट हो गए, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कार्डियक डिजीज, तो हम उन बीमारियों के लिए होस्ट हो गए, हमने उनको वेलकम कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होस्ट में डिपेंड करेंगी। ये सारा मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, तो आप डिटेल में भी ये पढ़ सकते हैं। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे एयर क्वालिटी कैसी है, जैसे अभी दिल्ली में बहुत ही ख़राब एयर क्वालिटी थी, तो कौन सी डिजीज़ को एनवायरनमेंट मिल गया, जैसे कि अस्थमेटिक डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उनको एक एनवायरनमेंट मिल गया। देन जैसे कि हाउस की बात करें कि प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, तो वो कौन सी डिजीज़, जो रेस्पिरेटरी वाली डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। सीज़न की बात करूं तो जो निमोनिया वगैरह है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको एक सीज़न में एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से कौन सा एनवायरनमेंट है जो कि डिजीज़ के लिए सुटेबल है। जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो हैं, उनके लिए कौन सा रेनी सीज़न जो है अप्रोप्रिएट सीज़न होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे प्रोन एरियाज में, या जो लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स में, जैसे कोई लोग पेट्स को पालते हैं, तो वो किसको इनवाइट कर रहे हैं, जो कि जूनोसिस डिजीज है उनको इनवाइट कर रहे हैं ना, जो कि एनिमल से फैलती हैं, या फिर ऐसे इंसेक्ट बाइट वगैरह हो रही है, तो ये सारा क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। देन फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कि कैसी फैमिली में रह रहे हैं, जैसे अगर फैमिली में मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, तो बच्चे में कौन सी बीमारी, कौन से एजेंट आने के, मेंटल डिजीज को जो कोज कर रहे हैं वो एजेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या एजुकेशन है, एजुकेशन है तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएंगे। तो उस तरीके से अगर बहुत ही इलिटरेट है, ये है, तो इससे वो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो उन लोगों में बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सारा क्या है, फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सी डिजीज़ किस पर्टिकुलर कौन सी डिजीज़ जो है इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में ग्रो होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, 3 चीज़ें, एजेंट जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, मैकेनिकल, केमिकल, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद होस्ट के भी अलग अलग फैक्टर, डेमोग्राफिक हो गया, सोशियो इकोनॉमिक वगैरह हो गया, ये सारा। और देन एनवायरनमेंट, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से। जब हम पूरा एपिडेमियोलॉजी पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर वन बाय वन हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, आगे हम डायनामिक ऑफ डिजीज, ट्रांसमिशन, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, और एक उत्साह बढ़ा सकते हैं मेरा, और मेरे को मोटिवेट होगा काफ़ी, और मुझे भी आगे और अच्छी वीडियोस बनाने में हेल्प होगी। थैंक यू।